हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर का जो नाम था परागण, निषेचन, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ रहे थे। तो देखिए, जो अपना है यहाँ से परागण भी खत्म हो गया। निषेचन का जो पार्ट है वो आज खत्म हो जाएगा। निषेचन के पार्ट में अपन ने दो भागों की बात कर ली। कौन कौन से की? एक तो पराग अंकुरण कणों का अंकुरण और एक पराग नली का प्रवेश, इन दोनों की अपन ने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ पराग नली का बीजांड में प्रवेश। जैसे अपन ने कल यहाँ बात की थी कि क्या होता है, ये एक अंडक या जायांग की अपने पास क्या होती है, संरचना होती है। और इस अंडक और जायांग से क्या होता है कि ये पराग कण जो है परागण के दौरान आ जाता है और यहाँ से पराग नलिका का निर्माण होके इस वृत्तिका वाले पार्ट से पराग नलिका जो है इस अंडाशय में पहुंच जाती है। तो अंडाशय में पहुंचने के बाद अपन ने बात की थी, अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि क्या होता है कि एक जो पराग नलिका है उस पराग नली एक जो अंडाशय है उस अंडाशय में क्या होता है कि बीजांड स्थित होता है। छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो जैसे ही ये इस प्रकार की एक बीजांड की संरचना है और आपको पता ही था कि जैसे बीजांड में अपन ने बीजांड की संरचना को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था और इस वाले भाग में अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, ये वाला जो जहाँ पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है इस सिरे को अपन बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, इस वाले ऊपर वाले सिरे को अपन निभाग कहते हैं, इस वाले को अपन बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये बीजांड व्रंत जो होता है इस अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। और ये वाले जो है इन्हें अपन अध्यावरण कहते हैं। अपने आज इतने ही ये तीन ही वर्ड काम आएंगे, तो देखते हैं कि अपन तीनों वर्डों के बारे में क्या क्या देखेंगे यहाँ पे। तो पराग नलिका का क्या हुआ, बीजांड में प्रवेश। अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित है। अब वृत्तिका से होती हुई क्या रही है, पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश कर रही है। पराग नलिका जब अंडाशय में प्रवेश कर रही है तो देखिए यहाँ अपन बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। मैं ए में लिख सकता हूं, यहाँ आप लिख सकते हो पराग नलिका निम्न प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। क्या लिखोगे, पराग नलिका निम्न प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। और एक पॉइंट लिख के आप इसमें क्या करोगे, बीजांड द्वारीय सिरे से। क्या लिखोगे आप, बीजांड द्वारीय सिरे से, या आप ऐसे लिख सकते हो बीजांड द्वार से। अब देखिए जो पराग नलिका यहाँ पे आ रही थी, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं बीजांड द्वार। तो जो पराग नलिका वहां वृत्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश कर रही थी, तो ये क्या होता है, इस सिरे से पराग नलिका जो है प्रवेश करती है। इस पराग नलिका में दो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। यदि बीजांड द्वार ये सिरे से प्रवेश करेगी तो ये कौन कौन से में प्रवेश करेगी, जैसे अधिकांश जिम्नोस्पर्म पादप, ये अधिकांश पादप लिख सकते हो आप, अधिकांश पादप। अधिकांश जो पादप होते हैं उन पादपों में
बीजांडीय द्वारीय सिरे से ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है। मतलब अपन बात करेंगे लगभग 80% जो है वो पराग नलिका इनके बीजांडीय सिरे से ही अंदर प्रवेश करती है। अंदर की जो ये संरचना है, इस संरचना को अपन ने भ्रूण कोश कहा था। क्या कहा था? भ्रूण कोश कहा था। और इस भ्रूण कोश के अंदर क्या करेगी? पराग नलिका प्रवेश करेगी। तो किस किस तरीके से ये इनके अंदर प्रवेश करती है, उन्हीं के बारे में अपन यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेथड हो गया अपना, कौन से सिरे से प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वारीय सिरे से ये अंदर प्रवेश कर रही है। और कौन से पादपों में करती है? अधिकांशतः जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें ये बीजांडीय द्वारीय सिरे से अंदर प्रवेश करती है। दूसरी मैं बात करूं निभागीय सिरे से। क्या बात करूं? निभागीय सिरे से। तो क्या हुआ कि जो अपने पास है क्या ये निभाग वाला पार्ट, तो क्या होता है यदि कोई पराग नलिका इस सिरे से प्रवेश करती है, जहां से प्रवेश करेगी अंदर, तो उसको अपन कहते हैं निभागीय सिरा। और जैसे करके आप यहाँ लिख सकते हो, एक पौधा होगा केजुराइना, जिसमें क्या होता है? निभागीय सिरे से पराग नलिका प्रवेश करती है। फिर दूसरा और होता है बिट्ठूला, जिसमें भी क्या होता है कि जो पराग नलिका है वो निभागीय सिरे से प्रवेश करती है। और अब सी जो बचा है ये अध्यावरणीय भागों से। तो आपको क्या करना है? सी करके ये क्या लिखना है? अध्यावरणीय भागों से। तो अध्यावरणीय जो भाग है वो कौन कौन से हैं, यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हो गए अध्यावरणीय भागों से? तो अपने पास यहाँ से जैसे करके आपको लिखना है। क्या क्या लिखोगे आप इसमें? कुक्कर बिठा। क्या लिखोगे आप इसमें? कुक्कर बिठा। जितने भी जो बेल वाले पादप होते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, जितने भी जो बेल वाले पादप होते हैं, लता वाले जो पादप होते हैं, उन सभी पादपों में जो पराग नलिका है वो अध्यावरणीय सिरों से इस वाले भाग से इनके अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है? इनके अंदर प्रवेश करती है। तो इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना है और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल है आपके पास, उन एग्जाम्पलों को भी आपको याद करना है, क्योंकि ये इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एक पिछली साल अपने ये पूछा गया था कि निभागीय सिरे से प्रवेश करने वाले, निभागीय सिरे से प्रवेश करने वाले पादपों के नाम लिखिए, या पराग नलिका निभागीय सिरे से किस प्रकार प्रवेश करती है, उनके अपन को नाम याद करने हैं। अब देखिए, ये तो अपना क्या हो गया, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब यहाँ किस किस भाग से ये प्रवेश हो सकती है, तो अपन ने ये डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब ये तो अपन ने क्या किया कि किस किस तरीके से ये इसके अंदर प्रवेश करेगी, उसका अपन ने बात कर ली। अब देखिए, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये भ्रूण कोश में किस प्रकार प्रवेश करती है।
तो मैंने आपको बताया था यहाँ एक थोड़ी सी जगह होती है जिसे अपन यहाँ बनाए देते हैं। अपन यहाँ थोड़ी जगह बताई थी अपन ने दोनों के बीच में। तो यहाँ क्या होता है, एक उपकरण पाया जाता है जिसे तंतु समुच्चय उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु समुच्चय उपकरण कहते हैं। ये तंतु समुच्चय उपकरण किसमें मदद करता है कि ये पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करेगा। तो क्या हुआ कि अब यहां से टॉपिक की अपन बात करेंगे इसका पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कि किस प्रकार जो पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तो देखिए अपने पास क्या है कि जब भी ये पराग नलिका बीजांडीय द्वारीय सिरे से प्रवेश कर रही है। अब क्या थे कि अध्यावरणीय और निभाग वाले जो सिरे थे इसमें तो कुछ गिने चुने पार्ट ही थे अपने। जैसे अपन ने बात की निभागीय सिरे में एक तो केजुराइना और एक बिट्टोला था, तो मतलब दो ही प्रकार की फैमिली होती है। और अध्यावरण में भी अपन ने किस किस की बात की, एक कुकर बिठा और एक कोपुल ऐसी फैमिली होती है कि मतलब दो प्रकार की गिनी चुनी फैमिली है। तो अधिकांश 80% वाले जो सिरे हैं वो कहाँ से प्रवेश किए जा रहे थे? बीजांडीय द्वारीय सिरे से प्रवेश किए जा रहे थे। तो अपन को क्या करना है? बीजांडीय द्वारीय सिरे की ही बात करनी है। तो जैसे ही क्या हुआ कि ये अब भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करेगी, तो ये एक पराग नलिका है और इस पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक है। क्या है? दो नर युग्मक है। जैसे ही बीजांडीय द्वारीय सिरे के पास आती है तो तंतु समुच्चय जो उपकरण होता है ये इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है, अंदर आने देता है। जैसे ही ये पराग नलिका अंदर प्रवेश कर जाती है तो इसके किस किस भाग से प्रवेश करने के चांस रहते हैं? पहली बार यदि मैं लिखूं यहाँ से किस किस भाग से जाएगा, तो एक सहायक कोशिका के द्वारा। क्या होता है? एक सहायक कोशिका में से, कोशिका में से मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्या होता है कि ये जो दोनों सिरे हैं इन दोनों मतलब दोनों जो साइड की जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को अपन ने सहायक कोशिका कहा था। और बीच की जो अपने पास ये कोशिका है इस कोशिका को अपन ने क्या कहा था? इस कोशिका को अंड कोशिका कहा था। और ये ध्रुवीय या केंद्रीय कोशिका तो ये प्रतिध्रुवीय प्रतिमुखी कोशिका कहला रही थी। तो यदि भ्रूण कोश में पराग नलिका प्रवेश करेगी तो पहला चांस क्या रहता है? सहायक कोशिका में से प्रवेश कि जो ये कोशिका है इस कोशिका में से ये अंदर प्रवेश कर रही है। दूसरा इसका चांस क्या रहता है कि एक तो अपने पास क्या है? अंड कोशिका और दूसरी जो कोशिका क्या है अपने पास? सहायक कोशिका। वह सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करती है। सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करती है। मान लिया जाए कि क्या है कि ये इसकी अंड कोशिका है और ये इसकी क्या है? सहायक कोशिका है। तो इस अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के बीच में जो ये जगह है इससे इन दोनों के बीच से क्या हो जाएगी? ये पराग नलिका भ्रूण कोश वाले इस भाग में प्रवेश हो जाती है। तो यहाँ अपन ने दो तरीके देखे हैं और ये दो तरीके ही अपने क्या है? सबसे मोस्ट प्रकार के तरीके हैं कि जब पराग नलिका प्रवेश करती है
तो फर्स्ट टाइम पे ये सहायक कोशिका के से प्रवेश करेगी और सेकंड टाइम पे यदि दूसरा इसका चांस होगा तो एक अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के बीच में से ये प्रवेश करती है। अब इसके आगे का जो अपना टॉपिक है वो है द्विनिषेचन या त्रिशैलन। बात करेंगे द्विनिषेचन व त्रिशैलन। अब द्विनिषेचन व त्रिशैलन क्या होगा इसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस द्विनिषेचन को अपन क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मादा युग्मक, जहाँ से अपन ने वहां भी शुरुआती इस टॉपिक में बात कर ली थी निषेचन की, मादा युग्मक व नर युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब द्विनिषेचन की व त्रिशैलन की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब पराग नलिका इस भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है तो मान लिया जाए कि ये अपनी एक पराग नलिका थी और ये पराग नलिका इस सहायक कोशिका के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ये क्या कर गई, सहायक कोशिका के माध्यम से ये इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर गई। अब ये भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद में आप सभी को पता है कि इस पराग नलिका के अंदर क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। अपन ने बात की कि क्या होता है, इस पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। ये क्या है, ये पराग नलिका है जो इस सहायक कोशिका से अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही क्या हुआ, पराग नलिका इस सहायक कोशिका से अंदर प्रवेश करती है तो जिस सहायक कोशिका से ये प्रवेश की है वो सहायक कोशिका तुरंत ही खत्म होने लग जाती है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। उसका काम तो सिर्फ इतना था कि वो पराग नलिका के लिए एक पथ प्रदान कर रही थी, रास्ता प्रदान कर रही थी। तो उसने क्या किया, इस सहायक कोशिका के लिए पराग नलिका के लिए रास्ता प्रदान कर दिया। अब ये सहायक कोशिका तो तुरंत खत्म हो गई, लेकिन ये दूसरी सहायक कोशिका है ये थोड़ी देर बाद में ही खत्म होने लग जाती है, क्योंकि इस सहायक कोशिका का भी कुछ भी काम नहीं होता। अब जैसे ही सहायक कोशिकाएं दोनों खत्म होने लगती है तो ये पराग नलिका अंदर जाकर क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये पराग नलिका अंदर जाकर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और जैसे ही ये पराग नलिका अंदर जाकर टूट जाएगी तो ये दो नर युग्मक जो होते हैं आप बाहर निकलकर गति करने लग जाते हैं। जैसे ही ये दो नर युग्मक बाहर निकलकर गति करने लगते हैं तो एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, एक जो नर युग्मक है इस अंड कोशिका से जुड़ जाता है, जिसे अपन सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस वाले भाग को अपन सत्य निषेचन कहते हैं। और इस वाले भाग को अपन ने क्या कह दिया, सत्य निषेचन कह दिया। एक नर युग्मक तो इस कोशिका के साथ आ गया, इसके साथ इस अंड कोशिका के साथ जुड़ गया तो एक नई संरचना बन जाती है जिसे अपन युग्मनज कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, युग्मनज कहेंगे। युग्मनज कब बना,
जब परागनलिका अंदर प्रवेश की और यहाँ का जो एक है वो नलियुग्म इस अंड कोशिका के साथ जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, सत्य निषेचन कहलाएगा और इनसे बनी संरचना क्या कहलाएगी, युग्मनज कहलाएगी। अब क्या बचा अपने पास, दूसरा नलियुग्मक बचा। तो ये दूसरा नलियुग्मक क्या करता है कि यहाँ से निकलता है और एक गति करता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा गति कहते हैं। मतलब इसके जो अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ में ये गति करने लग जाता है और गति करके ये इस कोशिका के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और यदि आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने बताई थी कि जो ये केंद्रीय कोशिका होती है, ये केंद्रीय कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। पहले से ही क्या है, ये द्विगुणित है। जब इसके पास में एक केंद्रक या एक नलियुग्मक और चला गया तो 3 केंद्रकों का संलयन हो जाता है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और इस प्रकार इससे बनी संरचना को प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। भ्रूण कोश क्या कहेंगे अपन, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इस प्रकार के जो बीजांड है उस बीजांड में 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। एक बार तो अंड कोशिका से और दूसरी बार किससे, ध्रुवीय कोशिका से, इसलिए इसको दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरा निषेचन भी कहा जाता है कि जो निषेचन की क्रिया हो रही है वो कितनी बार संपन्न की जा रही है, 2 बार संपन्न की जा रही है। एक बार अंड कोशिका के साथ और दोबारा ध्रुवीय कोशिका के साथ। तो इसलिए अब इसको क्या बोल दिया गया, दोहरा निषेचन भी कह दिया गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ से, जो सबसे मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि जो दोहरा निषेचन है उस दोहरे निषेचन की खोज नावासियन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी। और कौन से पादप में, लिलियम नामक के पादप में की थी। तो नावासियन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या, वासियन ने लिलियम पादप में खोज की थी। तो आपको ये याद रखना है, ये भी एक बार पूछा गया सवाल है कि द्विनिषेचन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की और कौन से पादप में की। तो नावासियन ने क्या किया था, लिलियम पादप में द्विनिषेचन की खोज की थी। इसके आगे का टॉपिक जो अपना है वो है भ्रूण कोश, और उस भ्रूण कोश को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो फोटो खींच के मेरे पास भेज सकता है कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस तरीके से ये क्या बोलना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो कि सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो भी मेरे को बताइए। मैं जितना जल्दी होगा आपको उस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।